आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले महाकुंभ की ही कर लेते हैं, जिसका समापन भले ही हो चुका हो, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी हो रही है। 45 दिनों तक चला ये आध्यात्मिक आयोजन न सिर्फ भीड़ की वजह से चर्चा में रहा, बल्कि कई ऐसे सफल कहानियां भी अब सामने आ रही हैं जिनकी अब चर्चा हो रही है। ऐसी ही एक कहानी है प्रयागराज के रहने वाले एक नाविक परिवार की, जिसने 45 दिनों के इस आयोजन में अपनी 130 नावों से 30 करोड़ की कमाई की है, जिसका जिक्र खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान किया। प्रयागराज के रहने वाले इस परिवार में जश्न का माहौल है। परिवार का हर सदस्य बेहद खुश है और इसी खुशी में ये लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। महारा परिवार की इस खुशी की वजह है हाल ही में खत्म हुआ महाकुंभ मेला, जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। दरअसल नैनी के अरेल के रहने वाले इस महारा परिवार का मुख्य कारोबार नाव चलवाना है, जिसकी बदौलत इस परिवार ने 45 दिनों में महाकुंभ के दौरान 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। नावों की बात करें तो कितनी नाव है परिवार में? परिवार में हमारे कम से कम हमारे पास ही केवल 70 है। परिवार में 130-35 के करीब है लगभग। सभी के पास 10-20 है और सभी लोगों ने पैसा कमाया। अब पूरे गांव ने कमाया, पूरे इलाहाबाद ने कमाया, पूरे प्रयागराज ने कमाया, बहुत पैसा कमाया, जितना कभी कल्पना नहीं किए थे, जितना कभी सोचा नहीं था। कितने खुश हैं आप? परिवार कितना खुश है इस कमाई को लेकर के? हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा प्रयागराज जितने निषाद लोग हैं सब खुश हैं। बताया जा रहा है कि महारा परिवार में 500 से ज्यादा सदस्य नाव चलाने का ही काम करते हैं। इनके पास करीब 130 नाव हैं, जिन्हें महाकुंभ के दौरान रोजाना श्रद्धालुओं को संगम में स्नान कराने के लिए चलवाया गया, जिसके चलते एक नाव से 45 दिनों में 23 लाख रुपए की कमाई हुई। इस लिहाज से महारा परिवार ने अपनी नाव से महाकुंभ के 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिंटू महारा की ये सक्सेस स्टोरी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुनाई। नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। बताया जा रहा है कि अकेले पिंटू महारा ही नहीं, गरीब से गरीब नाविकों की जिंदगी भी इस महाकुंभ के दौरान बदल गई, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान संगम में नाव चलाकर अच्छी खासी कमाई की। पिंटू महारा और उनकी मां शुक्लावती बताती है, इतना पैसा सभी नाव वालों ने पहली बार ही देखा होगा, जिसके लिए वो राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का, सभी ने पैसा कमाया है और महाप्रसाद के रूप में कमाया है। कितने दिन आपने इस कमाई को किया? क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। 45 दिन किए सर, हम लोग 45 दिन किए और बहुत मेहनत किए सर। हम लोग 4 बजे उठ के जाते थे और 5 बजे नहलवाते थे सभी को, और कोशिश था हम लोग को सभी प्रयागराज के बड़े संगम नहाए और जितना कोशिश हो सका उतना नहलवाए। नाव से बना हमको जितना हम लोग चाहते थे, हमको तब रुपया कभी आँखी नहीं देखे थे। 1-2 लाख ये सब हम लोग कहाँ देखे से। आप खुश है, पैसा पा गए तो सभी खुश रह गए, बच्चे खुश रहे।
प्रयागराज की धरती पर आयोजित हुए महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। न सिर्फ हर तरफ चर्चा हुई, बल्कि महाकुंभ के चलते कई लोग रातों रात सुर्खियों में भी आ गए। किसी ने दातून बेचकर लाखों की कमाई की और टीवी शो में पहुंच गया, कोई माला बेचकर फेमस हो गया और कोई सोशल मीडिया की सनसनी बन गया। राज्य सरकार का अनुमान है कि महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं फ्यूल के एक ऐसे विकल्प की जो प्रदूषण के खिलाफ काफी कारगर साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल की, जिसे केंद्र सरकार तेजी से बढ़ावा दे रही है। और इसी सिलसिले में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल को हरी झंडी दिखा दी है। जानी मानी कार और कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा ने हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों की टेस्टिंग शुरू की है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथ ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। चमचमाते हुए ये हैवी ड्यूटी ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं है, बल्कि ये डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले देश के पहले ट्रक है, जिन्हें ट्रायल के लिए सड़कों पर उतारा गया है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने इन ट्रकों को झंडा दिखाकर टेस्टिंग के लिए रवाना किया। ये ट्रायल दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अहमदाबाद और मुंबई में होगा। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन ट्रकों की ये टेस्टिंग 24 महीने तक चलेगी और इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और पेलोड क्षमता वाले 16 हाइड्रोजन ट्रकों को कई मानकों पर परखा जाएगा। जल्दी हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको ऐसे ट्रक दिखाई देंगे जिनको चलने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भारत आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे ट्रक कमर्शियल स्केल पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल दिख रहा है, लेकिन अब आज से सड़कों पर ट्रायल रन में टाटा के ये जो बड़े हेवी ड्यूटी ट्रक उतर रहे हैं, इनको चलाने के लिए डीजल की जरूरत नहीं है। ये हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रक हैं। हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के टाटा की ऐसी पहली खेप में 16 हैवी ड्यूटी ट्रक सड़कों पर उतरेंगे। इनका ट्रायल रन शुरू हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत मुंबई, गुजरात के सेक्टर में 18 महीनों लंबा ट्रायल रन चलेगा। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि पेट्रोल डीजल के आयात पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ ही प्रदूषण को भी कम किया जा सके। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल स्वच्छ ईंधन का एक ऐसा विकल्प है जिसकी खपत के बाद केवल पानी पैदा होता है और प्रदूषण के मामले में ये सीएनजी से भी ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। इसीलिए अभी सरकार ने शुरुआती दौर में 16 हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रकों के ट्रायल रन को मंजूरी दी है। ये आगे ड्राइवर केबिन है और जैसा कि हमने देखा कि अब जितने भी केबिन्स आ रहे हैं पूरी तरह से एयर कंडीशनड होंगे। पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलता है कि इसके साथ जो कैरियर लगाते हैं, जो ट्रॉलर लगाते हैं, वो बहुत हैवी ड्यूटी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 3 ट्रकों की पहली श्रृंखला हम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कैरियर के साथ यहाँ पर लॉजिस्टिक मटेरियल के इसमें एक्स्ट्रा जो कैरियर है वो बनाया हुआ है, इस हिस्से में है। और ये पूरी तरह से हाइड्रोजन ऑपरेटेड हैवी ड्यूटी ट्रक है। यानी इनका जब ट्रायल शुरू होगा तब ये पता चलेगा कि औसतन ये रफ्तार कितने ले सकते हैं, दूरी कितने ले सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर अगर इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत हो तो हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर कहाँ कहाँ होने चाहिए। तो अब ट्रायल रन शुरू हो गया है। हालांकि बाजार में ये ट्रक कब तक आएंगे, ये ट्रायल रन और सफल परीक्षण पर निर्भर करेगा। इन ट्रकों को बनाने वाले टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ ने बताया कि सरकार के मिशन हाइड्रोजन परियोजना के तहत ट्रायल रन के लिए इन्हें सड़कों पर उतारा गया है। इस दौरान इनकी क्षमताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत का आकलन किया जाएगा। तो ये जो मेरे पीछे है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक है और एक हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन भी ट्रक है। ये दोनों ट्रक्स अभी नेक्स्ट 18 से 24 महीने चलेंगे ताकि हम रियल लाइफ फीडबैक ले लें और इसमें टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना है और क्या पॉलिसी सपोर्ट
चाहिए, इसके ऊपर हम काम करेंगे। भारत का जो ट्रांसपोर्ट उद्योग, आप समझते हैं जैसे इतना बड़ा ट्रक गया, आप देखेंगे पूरा कहीं का मलबा उठा लिया, कहीं ढेर सारा सामान उठा लिया, आप तो ओवरवेट भी लोग लेके चले जाते हैं, 2000 किलो 10,000 किलो। गैस पे चले गए, इलेक्ट्रिक पे हम मानते हैं कि उसकी क्षमता, इनकी क्षमता कितनी है, उस पर होता है कि क्षमता कितनी होगी इन ट्रकों की। तो ये मेरे पीछे जो ट्रैक्टर है, प्राइम मूवर जो बोलते हैं, उसकी क्षमता है 55 टन, और ये जो ट्रक यहाँ पे खड़ा है उसकी क्षमता है 28 टन। 28 टन ये उठा लेगा ट्रक, हाइड्रोजन से चलने वाला। 28 टन इसका हम ग्रॉस व्हीकल वेट बताते हैं, मतलब ट्रक का वेट और उसमें जो लोड है वो टोटल 28 टन मिला करके 28 टन। क्योंकि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कल आप बाजार में उतारेंगे, ट्रांसपोर्टर देखेगा डीजल से मुझे सस्ता पड़ रहा है, हाइड्रोजन से सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, वेट कितना लेकर के जा पाएगा, क्या वो चैलेंज मीट करेगा डीजल के खर्चे को जोड़े ट्रांसपोर्ट बिजनेस? तो देखिए, अभी तो ये टेक्नोलॉजी नई है और ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हम 18 महीने करेंगे अभी, ये इसी के हिसाब से करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे स्केल अप कर सके और इसकी ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स भी कैसे फायदेमंद हो। बड़ी बात यह है कि अगर ये ट्रायल उम्मीदों पर खरा उतरा तो इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। 22 लाख करोड़ रुपए भारत खर्च कर देता है विदेशी मुद्रा कोष में तेल के आयात पर। अगर भारत हरित ऊर्जा में आगे बढ़ता, हाइड्रोजन को अपनाता है, तो जिस पराली से हम मीथेन बनाते हैं उसी मीथेन से हाइड्रोजन निकाला जा सकेगा। न सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष बचेगा, बल्कि प्रदूषण जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है उससे भी हमें निजात मिलेगी। दिल्ली से नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। और बात यमुना की कर लेते हैं, यमुना की सफाई की, जिसको लेकर दिल्ली सरकार का फोकस है। कचरा और प्रदूषण मुक्त यमुना के संकल्प को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। यमुना की सफाई से जुड़े कामों का जायजा लेने के लिए जल मंत्री परवेश वर्मा ने सिग्नेचर ब्रिज से ओखला बैराज तक 13 किलोमीटर का सफर नाव से तय किया। इसके बाद वर्मा ने दावा किया कि सिर्फ 10 दिन में 1300 मीट्रिक टन कचरा साफ हो चुका है। दिल्ली सरकार के इस दावे के बाद कचरा मुक्त यमुना के सपने के सच होने की उम्मीद जगी है। पिछले कई दशक से दिल्ली में यमुना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हर चुनाव में इसको सहारा देने का वादा किया जाता है, फिर नतीजों के बाद यमुना से जुड़ा हर वादा चुनावी साबित हो जाता है। हालांकि इस बार एक नई उम्मीद जगी है और इसकी वजह दिल्ली की नई सरकार है, जिसमें शामिल नेताओं ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया था और सत्ता में आने पर प्रदूषण और कूड़ा कचरा मुक्त यमुना का संकल्प पूरा करने का वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने खुद यमुना नदी की धाराओं के साथ जाने का फैसला किया, ताकि आस्था और संस्कृति की प्रतीक नदी की हकीकत पता चल सके। प्रवेश वर्मा ने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से लेकर ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। तकरीबन 13 किलोमीटर के इस सफर के दौरान दिल्ली के सरकार के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे, जो दिल्ली के जल मंत्री को यमुना की सफाई को लेकर क्या कोशिश चल रही है, इसको लेकर जानकारियां देते रहे। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस वक्त यमुना की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रवेश वर्मा आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम आला अधिकारी जो है वो इस वक्त बोट में सवार हैं और यमुना का जो सिग्नेचर ब्रिज से लेकर के ITO छठघाट और ओखला बैराज तक का ये पूरा लगभग 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसका पूरा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। जब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई थी, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से यमुना को लेकर के जयकारे लगाए गए थे और यमुना बीजेपी के लिए दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा, और इस पूरे मुद्दे पर ही बीजेपी जो है वो चुनाव भी जो है वो लड़ी थी। और इसके चलते अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब प्रवेश वर्मा ने चुनावी कैंपेन किया उसमें भी यमुना का बार बार जिक्र जो है वो प्रवेश वर्मा जो है वो करते हुए नजर आए थे। अधिकारियों के साथ आप तमाम जो है अधिकारी इस वक्त जो है वो आपको बोट में नजर आएंगे और यमुना की जो पूरी स्थिति है, जहां पर भी आप देखेंगे ये सिग्नेचर ब्रिज से लेकर के ITO छठघाट और उसके बाद
ये पूरा का जो ये हिस्सा है इसमें किस तरीके से यमुना को जल्द से जल्द साफ किया जाए, क्योंकि तमाम अधिकारियों की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक यमुना को पूरी तरीके से क्लीन जो है वो किया जाएगा। नाव में 13 किलोमीटर की सवारी के बाद प्रवेश वर्मा ने 10 दिनों में 1300 मीट्रिक टन कचरा हटने का दावा किया। पिछले 10 दिन में 1300 मीट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। यमुना के प्रदूषण के लिए बढ़ती आबादी, छोटे बड़े 22 बड़े सीवेज यानी नाले के अलावा उद्योग भी जिम्मेदार हैं, जिनका यमुना के जल को प्रदूषित करने में बड़ा हाथ है और इन गतिविधि को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली में 37 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जिनमें ज्यादातर का निर्माण मानकों के मुताबिक नहीं किया गया है। केवल 10 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है, यानी घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधे गिर रहा है, जिसकी वजह से आस्था के प्रतीक यमुना दिल्ली के वजीराबाद में दाखिल होते ही बदहाल हो जाती है। ऐसे में नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अलावा कई पुराने एसटीपी की क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। 10 साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यमुना का पानी जस का तस काला और प्रदूषित ही है। पिछली सरकारों में कोशिशों के बाद भी यमुना सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है। आम लोगों की भागीदारी के बिना निर्मल यमुना और विरल यमुना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, लोगों को भी हर चीज यमुना में प्रवाहित कर देने की अपनी गलत आदत छोड़नी होगी। दिक्कत तब ज्यादा भयंकर हो जाती है जब औद्योगिक वेस्ट के साथ साथ हाउस होल्ड वेस्ट और अनाधिकृत जो कॉलोनियों का सीवेज वो बढ़ जाता है। तब आपको देख सकते हैं झाग की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले सरकार को अपनी एक कमेटी बनानी पड़ेगी। आपसी जितने विभाग हैं जो भी जल से संबंधित हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, जल विभाग हो, एनडीआरएफ हो, बहुत सारे जो विभाग है उनका अपना सर्विलांस सिस्टम को बेहतर करना होगा। साथ ही साथ रिवर कीपर्स लगाने पड़ेंगे। एमसीडी की द्वारा जो भी डंपिंग होता है अनाधिकृत, जितना भी नदी के आसपास कुछ भी चीज हो, आपको हर चीज की रोक लगानी पड़ेगी। अगर कुछ भी चीज डंप हो रहा है आपको रोकना पड़ेगा, चाहे वो इससे रिलेटेड हो या ना हो। नदियों से कॉलोनियों को दूर बढ़ाना पड़ेगा। अनाधिकृत जितने भी कंस्ट्रक्शन हो उनको दूर ले जाना होगा। साथ ही साथ अपना जो सिस्टम है उसको बेहतर करना होगा। परेशानी एक और मैं आपको बताता हूँ, नेचुरली लोगों को जो ह्यूमैनिटी है, मानसिकता, वो चेंज करनी होगी। और अब मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहूँगा, अब लोगों को, युवाओं को शिक्षा देनी पड़ेगी आपको इस चीज़ों की। पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें। टीवी में, रेडियो में सुनने में, देखने में वो एक अलग फैक्ट्स आते हैं। जब आप ग्राउंड पर खुद रियलिटी महसूस कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको कैसी फील हो रहा होगा, उल्टी सी आ रही होगी, सांस नहीं ली जा रही है। जब तक लोग डायरेक्टली खुद यहाँ पे ना आए तब तक लोग ये फील नहीं कर सकते। ये चीजें हैं वो टीवी के माध्यम से नहीं समझेंगे। सरकार और आम लोगों का साथ होगा तभी दिसंबर 2027 तक दिल्ली में यमुना को सुंदर और स्वच्छ बनाने का संकल्प पूरा हो पाएगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली का त्योहार बेहद नजदीक है, लेकिन उससे पहले होली की उमंग और रौनक किस कदर छाई हुई है, इसके लिए आज आपको गुजरात के नर्मदा जिले लिए चलते हैं, जहां पर होली का निराला रंग बिखरा हुआ है। दरअसल मथुरा की तर्ज पर नर्मदा के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में 40 दिनों तक होली खेलने की परंपरा है। वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण को सखा के रूप में मानकर अलग अलग अंदाज में 40 दिन तक होली खेलती हैं और पिछले 41 साल से होली खेलने की परंपरा बदस्तूर जारी है।
अनोखा रंग गुजरात के नर्मदा में दिखाई दे रहा है। वैष्णव समाज की महिलाएं राग रंग में डूब रही हैं। मथुरा की तरह ही होली से 40 दिन पहले यहाँ के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में उत्साह का दौर शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के साथ ही वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूब जाती हैं। रंगों से होली तो कुछ दिनों बाद शुरू होगी। फिलहाल यहाँ फूलों से होली खेली जा रही है। भगवान कृष्ण के लिए मन में सख्य भाव रखते हुए महिलाएं रसिया गीतों का आनंद ले रही हैं। होली का ये आनंद उत्सव पिछले 41 सालों से यहाँ ऐसे ही मनाया जाता रहा है। तकरीबन 45 वर्षों से यहाँ ऐसे ही पूरी भक्ति श्रद्धा से होता है और उसमें सभी वैष्णव जन अपने अंतर की भावना व्यक्त करते हैं और भगवान से सख्य भाव से अपने मन की प्रकट जो भाव होते हैं अंतर के, जो भी उनके प्रेम का जो वर्णन है वो रसिया के द्वारा रजू करते हैं और ऐसे ही हमको आनंद देते रहे। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। वल्लभाधीश की जय। सब वैष्णव बहनों मंदिर में इकट्ठे हुए होली का रसिया मनाते हैं और फूलों से करते हैं। सब इको फ्रेंडली होली मनाते हैं। 40 दिन खूब धामधूम से श्रीनाथ जी हवेली में रसिया होता है। हर रोज दिन नए नए वैष्णव की होली होती है और हर एक दिन नाच गान। मान्यता है कि कृष्ण ने 4 सखियों का समूह बनाकर 40 दिनों तक होली मनाई थी। इसी वजह से यहाँ 40 दिनों की होली मनाई जाती है। 41वें दिन को डोलोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।